मुख्यमंत्री बन गए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रस्तावित हुए हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा। ये आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित एबीवीपी वगैरह जैसे संगठनों में रहे हैं, जो संघ परिवार के प्रमुख संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहली दफा विधायक बने हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसे लोगों को ज्यादा नहीं चुना है जितना कि आरएसएस ने चुना है। तो ये आज की कहानी है दोस्तों। हमने इस विषय पर एक बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध पत्रकार, जो बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्वयं राजस्थान के रहने वाले हैं, अनुराग चतुर्वेदी जी से बात की। आप सुनिए अनुराग जी और हमारी बातचीत। अनुराग भाई, नमस्कार आपको। और आपके जो प्रदेश में ये जो नया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा जी का नाम आया है, इनके बारे में पहली बार लोगों ने जाना। मध्य प्रदेश में तो कम से कम मोहन यादव मंत्री रह चुके थे शिवराज जी की सरकार में। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने हैं, वह भी कई बार के सांसद रहे हैं, कई बार माने बड़े नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ के। कोई नया चेहरा नहीं है। लेकिन भजनलाल शर्मा राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में पहली दफा मुख्यमंत्री बने और पहली दफा विधायक भी बने। तो इस पूरी चयन प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान को ही क्या पूरे देश को अच्छी तरह समझते हैं। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रहे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन के प्रिय पात्र हैं। वो उनको उनकी जो ख्याति है वो आरएसएस के बीच में बहुत है। और वो जयपुर के पास एक उपनगर है सांगानेर, वो निर्वाचन क्षेत्र से जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी का, जिसको आप कह सकते हैं कि गढ़ है। लेकिन जो भजनलाल जी हैं वो मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। तो ये ब्रज क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढ है और ब्रज के भी कुछ इलाके जो भरतपुर और उससे जुड़े हुए हैं, उसके ये मूल निवासी हैं। और ये आरएसएस के ही उम्मीदवार थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चयन प्रक्रिया में जो हम लोग सोचते थे कि आरएसएस एक दरकिनार कर दी गई है, मोदी और शाह ने आरएसएस ने मोदी और शाह के सामने समर्पण कर दिया है, ये बात आज के इन चयनों से गलत साबित हुई है। और क्योंकि अजमेर से जो विधायक हैं देवनानी, तो वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक साथ 4 पैकेज दे दिए गए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 और अध्यक्ष, जैसे ये कोई खैरात बांटी जा रही हो। लेकिन भजनलाल शर्मा एक सरप्राइज उम्मीदवार थे। पहली बार उन्होंने यहां से, वरना भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी सांगानेर से जीते थे, जो कि काफी विद्रोही हो गए थे। वसुंधरा और उनका काफी शुरू में दोस्ती थी, लेकिन मतभेद हो गए। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आज, उर्मिलेश भाई, एक पहली भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मुख्यमंत्री थी, उमा भारती को भी आप मान सकते हैं, लेकिन राजस्थान की पहली जो मुख्यमंत्री रही कई दशकों तक, कई पारियों जिन्होंने खेली, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको आउट कर दिया, उनको, उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया। आज की, मुझे लगता है भजनलाल शर्मा के नियुक्त होने से ज्यादा बड़ी खबर मुझे लगता है कि वसुंधरा की राजनीति पे पूर्ण विराम लग गया है। अनुराग भाई, ये वसुंधरा राजे के सामने आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सब हैं? क्या वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगी अपने पुत्र दुष्यंत जी के राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए, या वह वह कुछ अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगी? क्या वो कोशिश करेंगी कि हम फिर से आगे बढ़ें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, या वो भारतीय जनता पार्टी के बाहर कोई अपने लिए जगह तलाशेंगी? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी शाह ने सारी चीजें सेंट्रलाइज की हुई है, केंद्रीकृत की हुई है, उसमें वसुंधरा के पास में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। उनका पुत्र भी एक झालावाड़ से संसद सदस्य है
और उनके साथ जो एक मुझे अभी भी लगता है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्होंने जो ललित मोदी के साथ जो उनका नाम जुड़ा था, जो कि एक भगोड़ा होके अभी लंदन में चले गए हैं, वो उनको काफी परेशान कर सकता है। और अन्यथा उनकी कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बहुत अच्छी दोस्ती है, उनके साथ में विधायक भी काफी हैं, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी है और थोड़ा भय भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और उन्होंने सामंतवाद का विकल्प दिया रानी के रूप में चुन भी लिया है, जो कि जयपुर राजघराने की है। और राजस्थान में अगर आप उर्मिलेश जी देखेंगे तो जो घराने हैं उनकी भी एक हायरार्की है। झालावाड़ और सवाई ये धौलपुर का जो राजघराना है, क्योंकि वसुंधरा का जो पति परिवार जो था वो जाट परिवार है और ये राजपूत हैं। तो ऐसी स्थिति में धौलपुर जहाँ की वो महारानी मानी जाती है, झालावाड़ में उनका उन राजघराने से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहां के झालावाड़ के जो राजा थे हरिश्चंद्र जी, वो बहुत ही ईमानदार और बड़े ही विद्वान राजा हुआ करते थे और उनको मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में वो सदस्य भी थे। ऐसी स्थिति में जब दिया कुमारी आ गई हैं तो वहां का जो सामंत तबका है वो तत्काल जुड़ जाएगा दिया कुमारी के साथ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी सीपी जोशी जो चित्तौड़ के सांसद हैं वो भी ब्राह्मण है, भजनलाल जी भी अभी ब्राह्मण है। तो इसमें कुछ जरूर पार्टी और सरकार में अब जब नया परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नेतृत्व देके राजस्थान को संभावनाओं का प्रदेश अपने लिए बना लिया है। तो क्या ये बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा है कि ये आपको लगता है कि चूंकि देश के दूसरे जो और हिस्से हैं जहां बीजेपी की सरकार बनी है, वहां अपर कास्ट से कोई बाई चांस नहीं नेता उभर के आया था, छत्तीसगढ़ में भी नहीं, और वो आदिवासी हैं, और मध्य प्रदेश में ओबीसी हैं। तो ये जो अपर कास्ट में ब्राह्मण एक चीफ मिनिस्टर की तलाश की गई है, माना जा रहा है कि हरदेव जोशी के बाद बहुत वर्षों बाद 35 या 36 साल के बाद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले हैं। तो इसके जरिए क्या यूपी, बिहार या दूसरे और जो हलके हैं जहां पर आमतौर पे अपर कास्ट का जो पूरा वोट है उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये फील कर रहे थे कि भाई अपर कास्ट से चीफ मिनिस्टर्स कम आ रहे हैं। केवल एक उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी हैं, तो योगी जी के और भी बहुत सारे कारण हैं। वो एक बड़े ताकतवर नेता भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं। एक बार तो उन्होंने बीजेपी को चुनौती दे डाली थी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 2009 के आसपास। तो उनकी अपनी, लेकिन एक ब्राह्मण नेता जिसका कोई नाम नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनको लाकर आप किसी जैसे सीपी जोशी को ला सकते थे, आप किसी और बहुत ही व्यवस्थित और सुचिंतित किस्म के ब्राह्मण नेता को ला सकते थे। इनको लाने के पीछे क्या है? क्या ये माना जाए केवल कि आरएसएस की नुमाइंदगी करेंगे या आरएसएस जो चाहेगा वैसे सरकार चलेगी? आखिर एक अनुभवहीन प्रशासनिक स्तर पर अगर मैं कहूं कि एक अनुभव नहीं होने के बावजूद इनको क्यों लाया गया है, एक यक्ष प्रश्न ये बचा हुआ है। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल राजस्थान में था, वो मुख्यमंत्री राजपूत को बनाते थे और पार्टी अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाते थे। भैरव सिंह शेखावत का देखिए, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उनके समय में पार्टी के अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी होते थे जो कोटा के थे। लेकिन ललित किशोर चतुर्वेदी की जब मृत्यु हुई तो काफी उनका और वसुंधरा का जो रिश्ता था वो उतना मधुर नहीं रहा था जो कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो ब्राह्मण नेतृत्व जो है भजन लाल जी के रूप में दिया गया है, तो ये भी है कि ब्राह्मण कैसा भी हो हम उसको उसका सम्मान करते हैं, उसका नाम भी ना हो लेकिन उसकी जाति महत्वपूर्ण है, न उसके गुण महत्वपूर्ण है, उसका वो किस कुल में जन्मा है ये महत्वपूर्ण है। और लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो उनकी कोई पैन इंडिया इमेज होगी। अभी तो उनको पैन राजस्थान और भरतपुर की सीमा से भी निकलने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान बहुत विविध और मरुस्थल का प्रदेश है। अगर
भजन लाल जी ने राजस्थान का, कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 3 बार दौरे किए हैं, उनके साथ कुछ यात्राएं की हैं, लेकिन राजस्थान के जिस तरीके से मुख्यमंत्री हुए हैं हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, तो ये जगन्नाथ पहाड़िया और भजन लाल जी में एक समानता यह है कि वो दोनों एक ही क्षेत्र से आए हैं और वो दोनों ही एक तरीके से केंद्र ने चुने थे, और उनका जो विदाई हुई थी वो भी बड़ी अनसेरेमनियसली हुई थी। आपको याद होगा कि महादेवी वर्मा पे उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जो कि काफी, तो भरतपुर के जो ब्राह्मण नेतृत्व होता है उसमें समाजवादी पंडित रामकिशन को अभी भी लोग बाग जानते हैं, या राजस्थान में जो ब्राह्मणों का संगठन पे असर है, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी कई वर्षों बाद मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अभिनव प्रयोगों के लिए जानी जाती है। मोदी शाह अपना राजस्थान में जलवा दिखाना चाहते थे, और मुझे लगता है ब्राह्मण से ज्यादा ये मोदी के प्रिय है, यही उनकी ख्याति रहेगी। इससे ज्यादा वो कोई अपनी जड़ें अभी जमा पाएंगे, ये कहना आज के दिन बहुत कठिन होगा। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जी जुड़ने जी के जी। लिए। देखिए राजस्थान की राजनीति में क्या गुल खिलते हैं, वसुंधरा जी क्या करती हैं, अन्य नेता किधर जाते हैं, क्या करते हैं, और ये सरकार कैसे चलाते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।